हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरीवा झा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आपको हमारी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि बिज़नेस स्टडीज़ में मोस्टली केस स्टडीज़ आती है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा हुआ है कि हम हर चैप्टर के एंड में एक वीडियो केस स्टडीज़ पर बनाएंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू या एक तरीका पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमारा केस स्टडीज़ आती है एग्ज़ाम्स में, ताकि आप उनको करने में एबल होंगे। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैप्टर्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो आपको पुरानी वीडियोस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ में जो केस स्टडीज़ सबसे ज़्यादा आती है हमारे एग्ज़ाम्स में, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से समझें। सिर्फ डेफिनेशन याद करने से या चीज़ों को याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल के जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं और उनके अंदर क्या क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि केस स्टडीज़ में जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होगा कि हमारा प्रिंसिपल कौन सा है इसके अंदर, अगर आपने वो गलत चूज़ करा होगा या गलत उसमें चॉइस करी होगी आपने, तो जो उन्होंने फर्दर उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा तो आपको वो भी गलत हो जाएगा, तो आपका पूरा वो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज़ ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिस रितु एंड मिस्टर मोहित डाटा ऑपरेटर है किसी कंपनी में, उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन रितु इज़ गेटिंग ₹5,000 पर मंथ एंड मोहित इज़ गेटिंग 6,000 पर मंथ फॉर द सेम वर्किंग आवर्स। यानी क्या है कि उन दोनों को क्या है, सेम वर्किंग आवर्स है, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम काम है उनका, लेकिन रितु को मिल रहा है 5,000 और मोहित को मिल रहा है 6,000। सो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वायलेशन हो रहा है, तो आपको साफ दिख रहा होगा कौन सा हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यानी वो दोनों में मेल और फीमेल में पार्शियलिटी कर रहे हैं, दोनों को सेम रेम्यूनरेशन नहीं दे रही। जबकि हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में पढ़ा है कि अगर किसी का काम सेम है, वर्किंग आवर्स सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, तो हमें उन दोनों में भेदभाव नहीं करना है, दोनों को रेम्यूनरेशन सेम मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि एक कंपनी का ओनर है और मैनेजर है, वो क्या करते हैं, अब किसी भी प्रॉब्लम को अपना पर्सनल जजमेंट के अनुसार सोल्व करते हैं और अपने काम को अच्छे से मैनेज करते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ टेलर रेफर्स टू, यानी यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टेलर रेफर्स हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ टेलर अलग है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल अलग है और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है। आपको तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको इनको सेपरेट करके अपने माइंड में रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल ऑफ टेलर पूछा हुआ है, तो वो हमारा कौन सा है, रूल ऑफ थंब। जैसा कि हमें पता है कि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करा है, तो हम जानते हैं कि साइंस में हम किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच पर स्टक नहीं हो जाते, हम वहाँ पे न्यू चीज़ें इन्वेंट करते रहते ताकि हमारा काम और ज़्यादा अच्छे से हो। तो यहाँ पे इसीलिए रूल ऑफ थंब है, यानी वो किसी भी एक सॉल्यूशन पर स्टक नहीं हो जा रहे, वो अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम के लिए न्यू न्यू सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ताकि वो अपना काम और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करते हैं, 100 लेबर को अपॉइंट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा वो 6 स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हैं ताकि वो काम को देखें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उनको कमांड करें, और उनकी जो भी लेबर की एडवाइस है उन्हें दें एडवाइस रिलेटेड टू द वर्क। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड हेयर, यानी कौन सी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ यहाँ पे वायलेटेड हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर यूज्ड आएगा, वायलेटेड नहीं आएगा। तो आप याद रखिए टेक्निक्स अलग है, मैंने अभी आपको बताया। तो आपको याद होगा कि मैंने टेक्निक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था, कौन सा था वो, यानी फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर हम इस साइड 4 मैंने आपको बताया था, 4 दोनों साइड में आपको डायग्राम याद होगा, बताया गया था कि उस हिसाब से आपको उसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से अपॉइंट करते हैं जो हमारे क्लर्क होते हैं, जैसे टाइम एंड रूटीन क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क, इस टाइप के थे जो हर एक एक चीज़ पर काम करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर, तो वो कौन सा है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी जिसके अंदर
जो हमारे 8 स्पेशलिस्ट होते हैं वो वर्कर्स को कमांड देते हैं और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। दूसरा क्या पूछा है, विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज़ बीइंग इग्नोर्ड इन द केस। अब इन्होंने क्या पूछा, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट हमारे टेलर के नहीं है, फियोल के बोला जाता है, जिसकी 14 प्रिंसिपल्स आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमारे कौन से इग्नोर्ड हो रहा है, यहाँ पे हमारा इग्नोर हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। मैंने जब आपको पढ़ाए थे दोस्त, मैंने बोला था इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारा यूनिटी ऑफ कमांड यूज़ हो रहा है, यानी एक टाइम पे एक लेबर को एक जने से ही कमांड मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले मैं किसका ऑर्डर मानूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपको एक साथ 3 टीचर्स काम देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले मैं किसका करूँ। तो वैसे ही लेबर्स के साथ भी होता है, इससे काम में डिले भी होता है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल। जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको कोई कंप्लेंट फाइल करनी होती है या फिर कोई रिक्वेस्ट होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास टीचर को जाके बताते हैं। उसके बाद वो क्लास टीचर वाइस प्रिंसिपल को बताएगी, और अगर केस एक्सट्रीमली सीरियस है तो उसके बाद वो प्रिंसिपल को बताएंगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी फियोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं। याद कीजिए मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था, यही एग्जाम्पल दिया था जब मैंने ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है स्केलर चेन, क्योंकि इन्होंने एक चेन बनाई हुई है। आप डायरेक्टली जाके प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते, ऐसे मैनेजमेंट नहीं बैठ पाती है कहीं पर भी, चाहे वो हमारा स्कूल हो चाहे कंपनी हो, हर जगह एक मैनेजमेंट चेन होनी चाहिए किसी भी काम को करवाने के लिए। और अब इसका एक्सेप्शन बताना है, हमारा एक्सेप्शन कौन सा था इसमें, एक्सेप्शन था इसके अंदर गैंग प्लैंक, यानी आपको इसके अंदर क्या है कि अगर कोई केस इमरजेंसी का है और वहाँ पर आप डीले नहीं कर सकते बिल्कुल भी डिसीज़न लेने के लिए, तो वहाँ पर आप अपने साथ वाले लेवल के जो भी लेबर है या एम्प्लॉय है उससे जाके कंसर्न करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते, लेकिन इन केस ऑफ ओनली इमरजेंसी में, अदरवाइज़ नहीं आप कर सकते ऐसा। अब देखो यहाँ पर आपको एक और बात जानने वाली है, जैसे कि ये केस स्टडी है, इसके अंदर 2 चीज़ें पूछी हुई है एक ही से रिलेट करके, अलग अलग क्वेश्चन है तो बात अलग है, लेकिन इसमें एक ही से रिलेट करके पूछी हुई है। तो अगर आपने मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे गलत गैस करा होता तो जो एक्सेप्शन है वो भी गलत हो जाता, तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें श्याम सुंदर जी है, वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं। वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का राउंड लेते हैं, तब वो क्या देखते हैं कि कोई भी चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं है, स्पेसिफिक प्लेस पर। स्टेशनरी इज़ नॉट एट इट्स स्पेसिफिक प्लेस इन द ऑफिस, नॉर आर द एम्प्लॉयज़ अवेलेबल एट द प्रॉपर प्लेस। कुछ भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ बीइंग वायलेटेड हेयर। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिर से वही बात, फियोल के 14 प्रिंसिपल्स, तो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता ही चल गया होगा तुरंत कि कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी कोई भी चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, विच अफेक्ट दिस सिचुएशन विल हैव ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, यानी इस सिचुएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी पे। तो आपको पता ही है, अगर कोई भी चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं होगी, टाइम पर नहीं मिलेगी, तो काम भी टाइम पर नहीं होगा और काम हमारा एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में नहीं होगा, जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स कांट बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड took special care of the interest and ability of his subordinate while distributing work among them, यानी वो क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ का स्पेशल केयर करते हैं, उनके इंटरेस्ट को और उनके एबिलिटी को देखते हुए उन्हें काम डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वो क्या करते हैं, एक ही वर्कर को सेम काम बार बार देते हैं ताकि वो उस काम में एक्सपर्ट होता चला जाए। लेकिन जब वो एक दिन डिपार्टमेंट में राउंड लगा रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो वर्कर है
वर्कर्स वर नॉट डूइंग देयर जॉब क्विकली, यानी वो वर्कर्स अपना काम क्विकली नहीं कर रहे थे। और जब इसकी इंक्वायरी की जाती है तो ये पता चलता है कि जो वर्कर्स है वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो हो गई है। तभी वो इमीडिएटली इस इशू पर एक ऑर्डर करते हैं कि जो भी उनके वर्किंग आवर्स होंगे तो वर्कर को उनके बीच में इंटरवल दिया जाएगा ताकि वो रेस्ट ले सकें। तब क्या पूछा है, इन द अबव पैराग्राफ अ प्रिंसिपल एंड अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिस्कस्ड, आइडेंटिफाई द सेम। यानी यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे टेक्निक भी पूछी हुई है साथ में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टेक्निक पूछी है इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के होंगे। नहीं, अगर वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पूछेंगे तो या तो वो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर वो बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेलर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो जब भी जनरली बात होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो हमेशा फ्योल के आएंगे जो उनके 14 प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम उन्हीं के सोचेंगे। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, जो हमारा सबसे पहला है, बिल्कुल वही, डिवीज़न ऑफ वर्क। यानी वो क्या कर रहे हैं, एक सेम काम बार बार एक ही पर्सन को दिए जा रहे हैं ताकि वो उस काम में स्पेशल हो जाए और हमें स्पेशल उसकी जो स्पेशल काम में होने का है उसका बेनिफिट हमें मिल सके। और टेक्निक कौन सी है, टेक्निक हुई है यहाँ पर कि वो उनको इंटरवल दे रहे हैं, यानी फैटीग स्टडी, यानी वो उनको टाइम दे रहे हैं कि आप रेस्ट कीजिए फिर काम कीजिए ताकि उनका माइंड दोबारा से और उनका एफिशिएंसी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे आपको स्कूल में लंच ब्रेक दिया जाता है ताकि आप फ्रेश हो जाएं और आगे और पढ़ने के लिए अच्छे से आप एबल हो पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आएगा कि केस स्टडीज़ किस तरीके से आती है और आपको किस तरीके से उन्हें डील करना है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें अपडेट भी करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रॉब्लम्स और डाउट को बता सकते हैं, वहाँ पर भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।